वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है महिंद्रा के इस रिकॉर्डेड वीडियो सेशन में, जिसमें मैं हेमंत महिंद्राज आपका स्वागत करता है कंप्यूटर के इस सेशन में। अब फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले तो आप लोग जैसा देख पा रहे हैं कि आपके सामने एक स्लाइड ओपन है जिसमें हार्डवेयर 1.0 लिखा हुआ है। जी हाँ, 1.0, यानी कि हम लोग इसको अलग अलग वर्जन्स में जानकारी करेंगे, क्योंकि एक एक घंटे का वीडियो होगा और इसी में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। खैर, तो अब हार्डवेयर 1.0 में सबसे पहला जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या होगा, कितने पार्ट में हार्डवेयर डिवाइड होता है, किस तरह से हम लोग वर्कआउट करते हैं, ये सब चीजें हमें समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब इसी को मैं आगे और कंटिन्यू करता हूं, लेकिन मैं हार्डवेयर के बारे में कुछ भी आप लोग को बताऊं इससे पहले मुझे आप लोग को एक चीज ये क्लियर करनी पड़ेगी कि हार्डवेयर बेसिकली होता क्या है, पहली चीज। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम लोग हार्डवेयर की बात करते हैं तो हार्डवेयर ही हम लोग पहले क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इससे पहले कुछ और क्यों नहीं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब इसको मैं थोड़ा सा एक आपके सामने एक प्लेन स्लाइड आ गई होगी, इस स्लाइड में मैं आप लोग को क्लियर करूंगा कि मैं क्या बताने जा रहा हूं। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें तो जो आपका कंप्यूटर होता है, दिस इज योर सब्जेक्ट। ठीक है, कंप्यूटर के बेसिक दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक आपका होता है हार्डवेयर, फर्स्ट वन इज कॉल्ड हार्डवेयर एंड अनदर वन इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। पहला आपका होता है हार्डवेयर और दूसरा आपका होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर के बेसिक चार कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला होता है आई, दैट इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस। देन पी, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस या कह सकते हैं प्रोसेसर, दैट इज कॉल्ड प्रोसेसर या फिर कह सकते हैं प्रोसेसर। प्रोसेसर इज द राइट वर्ड फॉर द हार्डवेयर। एंड एस इज कॉल्ड and O is called output device and S is called storage device अब फ्रेंड्स देखिए, कंप्यूटर में आपके बेसिक ये तो दो तरह के कंपोनेंट्स हो गए, कंप्यूटर के बेसिक दो तरह के कंपोनेंट्स हो गए। और हम लोग जो आज डिस्कस करने वाले हैं वो हम लोग हार्डवेयर 1.0 डिस्कस करने वाले हैं, यानी इसी में हम लोग डिस्कशन आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि आप लोग के सामने जो बना हुआ है, जो आर्किटेक्चर बना हुआ है, वो असल में इनपुट डिवाइसेस का है। अगर आप देख पाओ तो ये आपका इनपुट डिवाइसेस का स्ट्रक्चर है और इसी इनपुट डिवाइसेस के स्ट्रक्चर को मैं आगे और कंटिन्यू करूंगा। फ्रेंड्स, दोस्तों, अब हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करके बात करना और शुरू करते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए। अच्छा, एक चीज और है, इसको आगे बढ़ाने से पहले मैं एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन आप लोग के सामने और रख दूं। अगर हम लोग सॉफ्टवेयर की बात करें तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से सॉफ्टवेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो इंपॉर्टेंट चैप्टर क्यों है। क्योंकि इस देखो, कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर के बेसिक दो ही क्लासिफिकेशन है, या कह सकते हैं बेसिक दो ही कंपोनेंट्स हैं। अब वो आपका कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, मैंने आपके सामने आप लोगों को बताया कि भैया उसके बेसिक दो कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। एक हार्डवेयर होता है और एक सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर के जो दो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं बच्चा लोग, वो हमारा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और हमारा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक चीज मैं आप लोग को और बता दूं भाई, देखो हम लोग ये दो तरह के क्लासिफिकेशंस की बात तो करते हैं सॉफ्टवेयर में, लेकिन फ्रेंड्स इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो एक नाम हम लोग थर्ड नंबर पे और सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं या सुनते हैं, वो हमारा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी। लेकिन फ्रेंड्स ये हमेशा समझिएगा, थर्ड पार्ट हमारा यूटिलिटी नहीं होता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में। सॉफ्टवेयर की अगर बात की जाए बच्चा लोग, तो वो केवल और केवल दो ही क्लासिफिकेशन में आपका डिवाइड किया जाता है, या आपका एक तरह से हम लोग अलग करते हैं उसको दो पार्ट्स में। पहला आपका होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और सेकेंड वन इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर हम लोग बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो पार्ट होता है हमारा, वो हमारा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट में मैं जो आपको बताना चाह रहा था वो उस पे फोकस करिएगा, जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि यूटिलिटी इज द पार्ट ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये थर्ड पार्ट नहीं होता सॉफ्टवेयर का। ठीक है, खैर आप लोग सोच रहे होंगे हार्डवेयर के बारे में बात करनी है और सर जो है बात सॉफ्टवेयर के बारे में करने लगे। फ्रेंड्स ये समझाने के लिए खाली था। अब भाई वापस आ जाते हैं अपने हार्डवेयर के पार्ट पे। अब फ्रेंड्स या स्टूडेंट्स सुनिएगा, देखिए हार्डवेयर की अगर बात की जाए
तो हार्डवेयर 1.0 में जो हम लोग डिस्कशन करेंगे वो स्टार्टिंग हम लोग करेंगे इनपुट डिवाइसेस के बारे में, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स इससे पहले मैं आप लोग को एक चीज और बता दूं, हार्डवेयर का एक डेफिनेशन। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी हम हार्डवेयर की बात करें तो यहां पे एक टर्म आता है जिसे हम लोग बोलते हैं टेंजिबल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, यानी शॉर्ट में जिसे हम स्पर्श कर सकते हैं, ठीक है। और सॉफ्टवेयर के टर्म में अगर हम यही बात करें तो ये टर्म थोड़ा सा चेंज हो जाता है, जस्ट अपोजिट। यानी ये तो हमारा ये हो गया टेंजिबल का, अगर आप एंटोनिम्स निकाल लो या फिर अपोजिट कर लो तो वो हमारा हो जाता है इनटेंजिबल, ठीक है, इनटेंजिबल। अब फ्रेंड्स एक बात समझना, ये जो इनटेंजिबल आपका होता है भाई, टेंजिबल क्या हो गया, दैट इज हार्डवेयर, और हमारा इनटेंजिबल क्या हो गया, दैट इज सॉफ्टवेयर। तो भाई अगर हम लोग सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर हमारा किस पार्ट पे वर्कआउट करता है, वो हमारा वर्कआउट करता है बेसिकली इनटेंजिबिलिटी के पार्ट पे, इनटेंजिबल होता है हमारा सॉफ्टवेयर, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसी को मैं आगे और थोड़ा सा मतलब इलैबोरेट करता हूं, समझाता हूं। हार्डवेयर की जो प्रॉपर डेफिनेशन है बच्चा लोग, वो मैं इस पार्ट पे आप लोगों को बता दूं कि भाई फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज, कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज हार्डवेयर। ये आपका कहलाता है क्या, हार्डवेयर। क्योंकि ये बहुत बड़ी कोई चीज नहीं है इसलिए मैंने इसको स्पेसिफिक करके किसी स्लाइड में नहीं डाला है, क्योंकि ये बहुत बड़ा पार्ट नहीं है, ठीक है। डेफिनेशन इज नॉट द पॉइंट, ठीक है। डेफिनेशन से क्वेश्चंस बहुत ही रेयर बेसिस पे कभी पूछ लिया गया तो पूछ लिया गया, अदरवाइज नहीं पूछा जाता। जो मेन चीज पूछी जाती है वो है बच्चा लोग इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसर, आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइस। मेमोरी का पूरा अलग से एक चैप्टर है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे अभी आगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो भाई ये हो गया हमारा हार्डवेयर का, एक तरह से बोल सकते हैं डेफिनेशन है, या फिर बोल सकते हैं हम लोग का एक तरह से प्रस्तावना कह सकते हैं। अगर हिंदी में बात करें तो प्रस्तावना, और अगर हम लोग अगर हम लोग हिंदी में बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं एक तरह से परिचय दे रहा हूं मैं हार्डवेयर का, ठीक है। तो इट इज अ फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर। और अगर एक टर्म में, एक पॉइंट में अगर हम डिस्कस करना चाहते हैं, या एक शब्द में, टेंजिबल पार्ट, ठीक है, दैट इज हार्डवेयर। इनटेंजिबल पार्ट दैट इज सॉफ्टवेयर। फ्रेंड्स अब मैं आगे बात करता हूं। देखो हार्डवेयर में, अब आप लोग सोच रहे होगे सर हार्डवेयर में बहुत कुछ बता रहे हैं भाई, हाँ बिल्कुल जरूरी है बच्चा लोग। अब इसमें मैं एक प्रोसेस आप लोग के सामने और रखूंगा जिससे आपको और थोड़ा क्लियर होगा। देखो हार्डवेयर के थ्रू ही हम लोग ये प्रोसेस करते हैं, लेकिन केवल हार्डवेयर वर्क नहीं करता, इसके साथ साथ पैरेलली सॉफ्टवेयर कहीं ना कहीं वर्क कर रहा होता है, लेकिन वो हार्डवेयर के साथ मिलके ही वर्क करता है, ठीक है। जैसे मैं आगे आप लोग को समझाता हूं, सुनिएगा। अगर हम लोग बात करें कंप्यूटर सिस्टम की या प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले क्या होता है भाई कंप्यूटर सिस्टम में, सबसे पहला जो प्रोसेस होता है या सबसे पहला जो हम लोग डिवाइस इस्तेमाल करते हैं वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्या, इनपुट डिवाइस, वही जिसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो भाई सबसे पहला प्रोसेस क्या हो गया, इनपुट करना, कंप्यूटर में इनपुट देना। अब वो अलग अलग डिवाइसेस हैं जिसके थ्रू हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर में, वो क्या होता है अभी मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, मैं ये बताने जा रहा हूं कि हम लोग प्रोसेस किस तरह से करते हैं कंप्यूटर में, ठीक है, प्रोसेस करने का तरीका क्या होता है कंप्यूटर में। ओके फाइन, अब आगे बढ़ते हैं। देखो कंप्यूटर की अगर बात की जाए तो इनपुट डिवाइस, मतलब इनपुट डिवाइस के थ्रू हम लोग इन करते हैं कंप्यूटर में कोई भी डेटा, ठीक। और जब हम उसको इन कर देते हैं उसके बाद वो जो इनपुट हमने किया होता है उसका क्या होता है, प्रोसेस होता है, ठीक है। फ्रेंड्स बहुत ध्यान से समझना इस चीज को, प्रोसेस प्रोसेसर करता है जिसको हम लोग सीपीयू बोलते हैं। इसके बारे में आपको आगे के सेशंस में बताया जाएगा, बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, सारी चीजें सारे पॉइंट प्रॉपर वे में डिस्कस होंगे इन सारे पैकेज में, जितने भी मैं चीजें बना रहा हूं इन सब में पूरा प्रॉपर वे में डिस्कशन होगा, बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, ठीक है। तो इनपुट सबसे पहले क्या हुआ, इनपुट हुआ, फिर क्या हुआ, प्रोसेस हुआ। अच्छा इनपुट किसके थ्रू हुआ, इनपुट डिवाइसेस के थ्रू इनपुट हुआ, और प्रोसेस किसके थ्रू हुआ, प्रोसेसर के थ्रू प्रोसेस हुआ। बट ऑब्वियस ही बात है जब हमने प्रोसेस कर दिया तो भाई हमें क्या मिलेगा, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिलेगा। और मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हमें किसके रूप में मिलेगा, मतलब इन शॉर्ट में किसके द्वारा मिलेगा, वो मिलेगा आउटपुट डिवाइसेस के द्वारा, ठीक है। फ्रेंड्स अब आगे बात करते हैं। ये जितनी भी मैंने चीजें आपको बताई ना, पूरा प्रोसेस जो मैंने आपको बताया, इस प्रोसेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट मिसिंग है, और वो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट का नाम है आपका बच्चा लोग, दैट इज कॉल्ड मेमोरी। वो आपका कहलाता है क्या,
मेमोरी। ठीक है, इन शॉर्ट में प्रोसेसर प्रोसेस हवा में नहीं करता, उसको प्रोसेस करने के लिए, प्रोसेसर को प्रोसेस करने के लिए डेटा की जरूरत पड़ती है, और डेटा सबसे पहले हमारा मेमोरी में स्टोर होता है जाके, यानी कि स्टोरेज में, जो हमारा चौथा पॉइंट या कह सकते हैं चौथा हमारा कंपोनेंट है हार्डवेयर का। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक बेसिक प्रोसेस होता है। सबसे पहले इनपुट हुआ, फिर प्रोसेसर ने प्रोसेस किया, लेकिन प्रोसेसर प्रोसेस अपने आप नहीं कर सकता, उसको डेटा चाहिए। डेटा उसको कहां से मिलेगा? मेमोरी से उसको डेटा मिलेगा, और उसके बाद मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बनती है, और वो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन आप तक कैसे पहुंचती है? वो आप तक आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू पहुंचती है। ओके फ्रेंड्स, चलिए फिर अब हम लोग आगे बात करते हैं, और आगे जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि भाई किस तरह से हम लोग का कैसे प्रोसेस होता है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ द कंप्यूटर आर्किटेक्चर। एक बहुत सिंपल प्रोसेस मैंने आप लोग के सामने डिफाइन किया। अब इसी चीज को हम लोग आगे और कंटिन्यू करेंगे, और कुछ और चीजों के बारे में बातचीत करना शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला पार्ट जो होगा वो पार्ट होगा आप लोग का इनपुट डिवाइसेस का, और इनपुट डिवाइसेस पे ही अब हम लोग फोकस करके आगे कंटिन्यू करना स्टार्ट करते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए, मैं पहले भी आप लोग को ये चीज बता चुका हूं, और फिर से ये चीज मैं आप लोग के सामने डिस्क्राइब कर रहा हूं आगे, और पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन कंटिन्यू कर रहा हूं। तो एक एक करके अब हम लोग इस पे डिस्कशन आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें सबसे पहला जो पार्ट आता है वो आपका आता है इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अब इनपुट डिवाइसेस हमारा क्या होता है? देखिए, सबसे पहले तो आपके सामने ये आईपीओएस का चार्ट आ गया, जैसा मैंने आप लोग के सामने अभी बताया था कि भैया आई होता है, पी होता है, ओ होता है, एस होता है। तो बस इसी का पूरा डिस्क्रिप्शन है ये आपके सामने। हम लोग जो डिस्कशन करेंगे बच्चा लोग, वो हम लोग आज जो डिस्कशन करेंगे इनपुट डिवाइसेस से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, और इसी डिस्कशन को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। कुछ और पार्ट पे हम लोग डिस्कशन आगे कंटिन्यू करेंगे। पहले मैं इनपुट डिवाइसेस को आपके सामने डिस्क्राइब करूंगा पूरा स्ट्रक्चर, उसके बाद फिर हम लोग आउटपुट डिवाइसेस पे आएंगे बच्चा लोग, और उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे प्रोसेसर के बारे में, और उसके बाद फिर फाइनली आप लोग का मेमोरी का अलग से पूरा चैप्टर होगा, उस चैप्टर को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा बच्चा लोग, एक चीज और है, आप सभी लोगों को मैं एक दरख्वास्त और करना चाहता हूं। अगर आप में से किसी को भी कोई भी दिक्कत आ रही हो, और वो लोग चाहते हैं कि उन्हें कंप्यूटर से रिलेटेड कोई क्वेरी है दिमाग में, तो आप लोग बिल्कुल मेरे इस टेलीग्राम चैनल पे आप लोग जुड़ सकते हो, और जुड़ के आप लोग पर्टिकुलरली उस एरिया में पहुंच जाओगे जिससे आप क्वेरी कर सकते हो। तो आप मेरे से क्वेरी कर सकते हो, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो मैं आपके सामने उसको रख सकता हूं, कोई इशू नहीं होगा इस जगह पे। ठीक है फ्रेंड्स? ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और चीजों के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले देखो, हम लोग इनपुट डिवाइसेस की अगर बात करें बच्चा लोग, तो इनपुट डिवाइसेस हमारा कैसे वर्क करता है वो मैंने आपके सामने रखा है, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है आप लोग को। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस क्या होता है, छोटी मोटे इनपुट डिवाइसेस के बारे में तो आप लोग खुद जानते हो। जैसे अगर हम लोग बात करें तो उसमें कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, जिसके बगैर हम लोग कंप्यूटर सिस्टम पे वर्क कर ही नहीं सकते। तो कंप्यूटर सिस्टम पे अगर हमें वर्क करना है तो उसको वर्क करने के लिए हमें पर्टिकुलरली एक तरह से इस पे वर्कआउट करना पड़ता है। ठीक है, तो एक एक करके पॉइंट वाइज हम लोग आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। जैसे माउस हो गया हम लोग का, कीबोर्ड हो गया हम लोग का, ठीक है, इसी तरह से OCR है, BCR है, OMR है, MICR है, स्टाइलश है, ठीक है, स्कैनर है, जॉयस्टिक है, वेबकैम है, लाइट पेन है, ट्रैक बॉल, टच पैड, बायोमेट्रिक्स, माइक्रोफोन, टच स्क्रीन, बारकोड रीडर और QR कोड रीडर भी आपका इसके अंतर्गत आता है। हम लोग एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो आपके सामने लिस्ट है ना, इस लिस्ट को मैं सबसे पहले डिफाइन करना चाहता हूं आप सभी लोगों के लिए एक पार्ट में। जरा सुनिएगा किस तरह के क्वेश्चंस इससे रिलेटेड होते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज जो हमारे सामने आती है वो आती है कीबोर्ड। अब फ्रेंड्स देखो, कीबोर्ड क्यों इंपॉर्टेंट है, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि ये टोटली ऑल आपका वर्क करता है CUI पे। अब भाई CUI क्या चीज होती है, पहले तो ये समझिएगा। देखो बच्चा लोग, CUI का जो फुल फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड कमांड यूजर इंटरफेस। दैट इज कॉल्ड कमांड यूजर इंटरफेस। वो आपका कहलाता है कमांड यूजर इंटरफेस। अब ये होता क्या है, पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं, और साथ साथ में ये CUI का एक और डेफिनेशन भी होता है जिसे हम लोग बोलते हैं कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। फ्रेंड्स, ये जो मैं लिख रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं इसीलिए इसको क्लियर कर दे रहा हूं। देखो भाई, अगर हमें कमांड पे या कैरेक्टर पे वर्क करना है तो उसके लिए हमारे पास जो कंपलसरी इनपुट डिवाइस है बच्चा लोग, वो हमारी कौन सी हो गई? दैट इज कीबोर्ड, वो हमारी कीबोर्ड हो गई। अब फ्रेंड्स, अगर हम लोग आगे बात करें और आगे पॉइंट करके बात करना स्टार्ट करें तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आएगा दैट इज योर माउस। ठीक है, ये जो माउस होता है आपका, ये माउस बेसिकली आपका वर्क करता है GUI पे। इट विल बी वर्कड ऑन GUI। GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये आपका होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है, ये मैं आप लोग को आगे ज्यादा बेहतर ढंग से समझाऊंगा जब मैं आप लोग को ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाऊंगा, तो आप लोग को ज्यादा बेहतर ढंग से समझ में आएगा ये दोनों चीजें क्या होती हैं। पहले तो केवल इतना समझ लो, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब यहां पर ये होता है जब आप ग्राफिकली इस्तेमाल करते हैं इंटरफेसेस पे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग जो एक यूनिक, इसका मतलब ये नहीं कि केवल यही इस्तेमाल होता है, माउस ही खाली इस्तेमाल होता है, लेकिन माउस से रिलेटेड जितने भी होते हैं सबके सब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे इस्तेमाल किए जाते हैं। एक चीज और बच्चा लोग, कीबोर्ड की जब भी हम लोग बात करते हैं तो जो कमांड यूजर इंटरफेस होता है या कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है वो प्रॉपर वे में इस पे वर्क कर पाता है। अब ये देखो एक चीज समझना, कीबोर्ड जैसे हम लोग जानते हैं सारी कीज हमारी इस पे वर्कआउट होती हैं, वो कैसे होती हैं, क्या होती हैं, ये अभी हम लोग समझेंगे। ठीक है, अभी मैं आगे बताऊंगा, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, अच्छा, तो पहले तो एक चीज समझिए, कीबोर्ड CUI इंटरफेस पे वर्क करता है, मतलब CUI इंटरफेस के लिए ही बेसिकली बनाया गया था, और माउस जो था वो GUI इंटरफेस पे वर्क करता है, प्रॉपर वे में GUI इंटरफेस पे। अब इसमें एक पॉइंट निकल के आता है, क्या पॉइंट निकल के आता है, यानी कि अगर हमें कैरेक्टर पे वर्क करना है तो इसके लिए हम लोग जो कैरेक्टर की टाइपिंग पे अगर वर्क करना है, इसके लिए हमारी जो इनपुट डिवाइस इस्तेमाल होती है वो हमारी कौन सी इस्तेमाल होती है? कीबोर्ड इस्तेमाल होती है। और अगर फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें तो जो अगर हम लोग बात करें जैसे लेफ्ट क्लिक हो गया, राइट क्लिक हो गया, सिंगल क्लिक हो गया, डबल क्लिक हो गया, ठीक है, और सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक, इसके अलावा ड्रैग एंड ड्रॉप, ये सारे जितने भी ऑपरेशंस मैंने बताया आपको, ये सब कुछ किसके थ्रू पॉसिबल है? माउस के थ्रू। लेकिन माउस को हम लोग स्पेसिफिक एक नाम और देते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। जी हाँ, बिल्कुल। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा जो मैं बताना चाह रहा हूं आप लोग को। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें तो जो आपकी इनपुट डिवाइस होती है उसमें सर्टेन कई टर्म्स बनते हैं जिसके आधार पे क्वेश्चन होते हैं। जैसे क्वेश्चन कर लिया गया, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पे वर्क करने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा होता है, तो भाई आंसर क्या आ जाएगा? कीबोर्ड। आपके सामने है आंसर। क्वेश्चन पूछ लिया गया, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस हमारी कौन सी होती है? देखिए एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं, अभी मैं लिस्ट बताऊंगा आप लोग को इसके बारे में। पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस जो भी हमारी होती है बच्चा लोग, वो अलग अलग पार्ट पे वर्कआउट करती है। इसको मैं थोड़ा सा और इलैबोरेट करके आपको समझाऊंगा। देखिए, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइसेस की अगर बात करें तो केवल माउस ही नहीं है, लेकिन माउस एक स्टैंडर्ड पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। ठीक है, अगर आपके एग्जाम्पल में पूछा जाएगा तो इसमें पॉइंटिंग डिवाइसेस की भी पूरी एक लिस्ट होती है। ठीक है, ये 2 पॉइंट आए। पहला पॉइंट क्या आया आपका? कैरेक्टर के आधार पे इनपुट डिवाइस कौन सी हो गई भाई हमारी? दैट इज योर कीबोर्ड। कैरेक्टर के आधार पे मतलब यहां पे कि कैरेक्टर अगर आपको टाइप करना है तो आपको किस तरह के इनपुट डिवाइस की जरूरत है? दैट इज कीबोर्ड। अगर आपको पॉइंट करके वर्कआउट करना है तो उसके लिए, अगर पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस की अगर हम बात करें तो उसके लिए जो आपकी इनपुट डिवाइस है, जो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है, दैट इज माउस। वो आपकी क्या हो गई? माउस हो गई। अब इसी तरह से अगर हम लोग स्कैनिंग की बात करें या फिर हम लोग स्कैनर की बात करें या किसी और पॉइंट पे भी अगर हम बात करना स्टार्ट करें, ठीक है, चाहे हम स्कैनर की बात, मतलब स्कैनिंग का पार्ट जब भी आएगा तो वो हमारा पार्ट किसका आएगा? स्कैनर का आएगा। ठीक है, तो स्कैनिंग डिवाइस जब भी हमारी वर्कआउट करती है तो वो स्कैनर के पार्ट पे ही वर्कआउट करती है। डिपेंड करता है, इट टोटली डिपेंड, मतलब ये पूरी तरह से डिपेंड करता है आपके उस स्ट्रक्चर पे जो स्ट्रक्चर डिवाइड करके वर्कआउट किया जा रहा है। यानी कि कैरेक्टर पे अगर हमें वर्क करना है, कैरेक्टर टाइप करके वर्क करना है, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड इनपुट डिवाइस। अगर हम लोग पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस की अगर बात करें, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ माउस, जो कि GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे वर्क करता है, जिसको हम लोग पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस भी बोलते हैं। इसके अलावा और भी एग्जांपल्स हैं इसके अंदर। और स्कैनर की अगर हम लोग बात करें तो स्कैनर खुद में एक इनपुट डिवाइस है, बहुत महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है। इसको अभी हम लोग आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो इन शॉर्ट में अगर हम देखें तो इन 3 तरीकों से हमसे क्वेश्चंस
किए जा सकते हैं इनपुट डिवाइसेस पे फ्रेंड्स। ठीक है, तो अब एक एक करके हम सबके बारे में बात करना शुरू करते हैं। एक बार फिर से मैं वापस आ जाता हूं यहां पे, और इस पॉइंट को जरा हम लोग थोड़ा प्रॉपर वे में देख लें ताकि आगे जब हम लोग बढ़ें तो हमें समझ में आए चीजें। जैसे सबसे पहला आपके सामने क्या आया, सबसे पहले आपके सामने आया माउस, मैंने अभी बताया पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस हुई। कीबोर्ड हमारे सामने आया, कैरेक्टर से रिलेटेड है, हमारा कैरेक्टर यूजर इंटरफेस से रिलेटेड है। उसके बाद ओसीआर की अगर बात की जाए, बीसीआर की अगर बात की जाए, ओएमआर, एमआईसीआर और एमआईसीआर, इन सब की अगर बात करें तो किस पार्ट पे ये वर्कआउट करता है, ये बेसिकली स्कैनिंग के पार्ट पे वर्क करता है। हम ये नहीं कह सकते कि स्कैनर है, लेकिन स्कैनिंग के पार्ट पे ही आपका वर्कआउट करता है। तो कहीं हद तक हम लोग के जहन में ये ध्यान में रखने वाली चीज है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो भाई जो स्टाइलिश होता है आप लोग का, जो आप लोग का स्टाइलिश होता है, जो आप लोग का जॉयस्टिक होता है, लाइट पेन होता है, ट्रैक बॉल होता है, टच पैड होता है, दीज ऑल आर बेसिकली अ पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस ही होते हैं। इसके अलावा जो बाकी के बचे हुए हैं उन सबका अपना अलग अलग रोल होता है, किसी का कुछ और इंपॉर्टेंट रोल होता है, किसी का कुछ और इंपॉर्टेंट रोल होता है, लेकिन सबका वर्क सिमिलर है। अच्छा, इसमें एक चीज मैं मिस कर रहा हूं, वो आपका आता है क्यूआर कोड, जो कि स्कैनिंग के पार्ट पे ही वर्कआउट करता है और आज के टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट है ये इनपुट डिवाइस। क्यूआर की अगर बात करें भैया तो आज के टाइम पे इसका सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल आप लोगों ने तब देखा है जब नोटबंदी आ गई थी। उस टाइम पे हम लोग पेटीएम का यूज किया करते थे, आप लोग जानते हैं हम लोग कैसे स्कैन करके उस पर वर्कआउट किया करते थे। और इस कोरोना काल में ये भी एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई है, क्योंकि अगर एक तरह से देखा जाए तो क्यूआर कोड को स्कैन करके हम बड़े से बड़े पेमेंट को भी कर सकते हैं। ठीक है, ये अब तो खैर ये पेटीएम के पार्ट पे आ जाता है, लेकिन इन शॉर्ट में जो हमें सहूलियत मिली है, केवल हमें टच करे बगैर हम पेमेंट कर सकते हैं डिजिटली। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, भाई कार्ड में भी अगर हम पेमेंट की बात करें तो उसमें भी स्वैपिंग के लिए हमें मशीन छूनी पड़ती है, हमें कार्ड छूना पड़ता है, काफी कुछ चीजें हैं। तो मैं एक बेसिक चीजें आप लोगों को बता रहा हूं, कुछ कुछ फायदे भी हैं और कुछ कुछ नुकसान भी होते हैं। खैर, तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और एक एक करके सारी चीजों के बारे में जानकारी करना शुरू करते हैं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, अभी तक जो हम लोग ने डिस्कशन किया था उसी डिस्कशन को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे मैंने अभी आप लोग को चीज़ें बताई, क्यूआर के बारे में भी मैंने चीज़ बताई आप लोग को। ठीक है, अब ये मैंने लिस्ट क्यों रखी है मैं आप लोग को समझा दे रहा हूं, ताकि इसमें मैं थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब कर दूं आप सभी लोगों को कि हर एक डिवाइस हमारी क्या क्या वर्क करती है। उसके बाद फिर हम लोग ब्रीफ में जाएंगे, ब्रीफ में डिस्कशन करना शुरू करेंगे। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था पॉइंटिंग इनपुट डिवाइसेस के बारे में, तो उसके आगे मैं पी लिख दे रहा हूं। जितने भी पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, जो स्टैंडर्ड पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है दैट इज माउस, मतलब अगर हम लोग पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस की बात करें तो स्टैंडर्ड जो पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है दैट इज माउस, वो हमारा माउस हो जाएगा। इसके अलावा हमारा होगा पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस स्टाइलिश, स्टाइलिश के अलावा हमारा हो जाएगा जॉयस्टिक, जॉयस्टिक के अलावा हमारा होगा लाइट पेन, लाइट पेन के अलावा भी हमारा होगा पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल के अलावा हमारा हो जाएगा पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस दैट इज टच पैड। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसा मैंने अभी आपको बताया, ये सारी चीजें हम लोग धीमे धीमे अभी आगे और कंटिन्यू करेंगे। अब जैसा मैंने आपको बताया था, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पे जो वर्क करने वाला है हमारा, वो हमारा कौन सा हो जाएगा, कीबोर्ड हो जाएगा नॉर्मली अगर देखा जाए। अच्छा, अब इसी में और आगे बात करें तो भैया स्कैनर हमारा एक तरह से स्टैंडर्ड स्कैनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला डिवाइस है। उसके अलावा अगर हम लोग बोल सकते हैं तो छोटे छोटे हमारे कई टूल्स होते हैं जो स्कैनिंग और भी कई टेक्नोलॉजीज को मिलकर बनते हैं, लेकिन हम लोग स्कैनिंग के पार्ट पे ज्यादातर बात करते हैं उनके बारे में। जैसे ओसीआर हो गया, बीसीआर हो गया, ओएमआर हो गया, एमआईसीआर हो गया, ये सारी की सारी चीजें हमारी वर्कआउट करती हैं। कई पार्ट पे लोग ये कहते हैं कि वेबकैम भी हमारा स्कैनिंग में आता है। असल में मैं आप लोगों को बताऊं, देखो ये जो टेक्नोलॉजी है, फिर वो चाहे हम वेबकैम की बात कर लें, ठीक है फ्रेंड्स, फिर वो चाहे हम माइक्रोफोन की अगर बात कर लें, टच स्क्रीन की बात कर लें। अच्छा, इसमें अगर हम लोग बात करें तो हम लोग का पार्ट कई और जगहों पे भी वर्कआउट करता है। अब जैसे इसमें देखिए क्यूआर की अगर बात की जाए तो ये भी स्कैनिंग, मतलब इन शॉर्ट में स्कैन करके हम लोग इस्तेमाल करते हैं, पॉइंट करके हम इस्तेमाल करते हैं, कैरेक्टर लिख के हम इस्तेमाल करते हैं, इस तरह के इनपुट डिवाइस। तो ये कुछ चीजें हमारी ऐसे वर्कआउट होती हैं। देखो अब इसमें 3 तरह की चीजें हमारे सामने, जैसा मैंने अभी आप लोग को पहले भी बताया था कि भाई 3 तरह की चीजें हमारी कौन कौन सी, पहली हमारी कैरेक्टर आ गई, फिर पॉइंटिंग आ गई और फिर स्कैनिंग या फिर स्कैनर हमारा आ गया। ठीक है, तो इस तरह से पार्ट में कुछ हम लोग डिवाइड करके, देखो एक चीज मैं बताऊं, इससे याद करना आसान हो जाता है। आप पॉइंटिंग के पार्ट में कुछ डिवाइसेस को तोड़ दीजिए। वैसे मैं आपसे बताऊं तो पॉइंटिंग से रिलेटेड सबसे ज्यादा क्वेरीज होती है पॉइंटिंग डिवाइसेस से रिलेटेड।
ठीक है। और पॉइंटिंग डिवाइसेस में सबसे महत्वपूर्ण जो आता है वो तो हमारा माउस आता है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा आता है स्टाइलिश। स्टाइलिश के बाद अगर हम लोग बात करें तो भाई लाइट पेन, ठीक। लाइट पेन के बाद जो हमारा आता है दैट इज ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल के बाद अगर हम लोग बात करें बच्चे लोग तो हमारा आता है टच पैड, ठीक है। टच पैड की हम लोग बात करते हैं इस जगह पे। उसके बाद भी हमारे अलग अलग पार्ट्स पे और कई चीजें हम लोग वर्कआउट कराते चले जाते हैं। अब हो सकता है मैंने कुछ मिस भी किया हो। देखो फ्रेंड्स, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई भी चीज कहीं पढ़ाई जाती है इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो अंत है। कभी भी किसी भी सब्जेक्ट में वो अंत नहीं होता, वो हमेशा शुरुआत होती है। तो हमेशा मेरा यहां पर ये पॉइंट कहने का मकसद केवल इतना है कि कुछ लोग के जहन में ये भी आ रहा होगा, सर इतनी डिवाइसेस थोड़ी होती हैं, और भी डिवाइसेस होती हैं। बिल्कुल होती हैं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं एक लिमिट तय करनी पड़ेगी उन डिवाइसेस को बताने के लिए। इसलिए मैं केवल उतनी डिवाइसेस डिस्कस कर रहा हूं जितनी आप लोगों से अभी तक एग्जामिनेशन में पुटअप की गई हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, तो ये पॉइंटिंग इनपुट डिवाइसेस की मैंने कुछ एक लिस्ट आपके सामने रखी। इसी तरह से जहां पर एस लिखा है वो स्कैनिंग के लिए हो गई, सी जो है वो हमारा कैरेक्टर यूजर इंटरफेस के लिए हो गई, और बाकी जिन पे मैंने सर्कल बना के रखा हुआ है वो आपकी एक ऐसी डिवाइसेस हैं जो आपकी कई और प्रायोरिटीज पे भी वर्क करती है। जैसे वेबकैम की अगर बात की जाए तो किस लिए होता है भाई इमेज को कैप्चर करने के लिए होता है। इसमें भी कई भ्रांतियां हैं। कुछ लोग के जहन में यह आता है कि ये केवल इनपुट डिवाइस है, कि इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइस है। तो इन सब चीजों का मैं ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आप लोग को आगे दूंगा, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। माइक्रोफोन क्या होता है, अच्छा माइक्रोफोन का अपोजिट क्या हो जाएगा, जैसे स्पीकर, हेडफोन। अपोजिट इन द सेंस भाई ये तो इनपुट के लिए हुआ, अपोजिट का मतलब इसका आउटपुट क्या मिलेगा हमें, आउटपुट कैसे मिलेगा हमें, आउटपुट के लिए कौन सी डिवाइस होगी हमारी, इन सब चीजों के बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा था, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इनपुट डिवाइसेस में सही मायने में बात करना शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहली चीज जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज कीबोर्ड। तो भाई अब आगे बढ़ते हैं। कीबोर्ड आपके सामने आ गया, आप लोग देख रहे हो। मैंने इसको पहले ही आप लोग को बताया है कि भैया CUI इंटरफेस पे वर्क करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। वी नीड टू यूज इट इन CUI इंटरफेस, यानी कि कमांड यूजर इंटरफेस बोल दो, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस बोल दो, इन दोनों में ही हम लोग इनपुट डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। अब आपके जहन में आ रहा होगा यार इसमें कीज तो बहुत दे रखी हैं। एग्जैक्टली अब उन्हीं कीज के बारे में मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करूंगा आप लोग के सामने। देखिए, अगर मैंने यहां पर कुछ सर्टेन क्लासिफिकेशन ऑफ कीज लिखी हैं, इसका मतलब केवल वही नहीं है, क्योंकि ये 108 कीज अगर हम लोग एक स्टैंडर्ड काउंटिंग रखें तो 104 स्टैंडर्ड काउंटिंग होती है किसी भी कीबोर्ड की, लेकिन 108 तक हम लोग मान सकते हैं। और मल्टीमीडिया कीबोर्ड में ये और बढ़ जाती हैं। तो काउंटिंग बहुत लिटरली ऐसा होता है कि क्वेश्चन पूछा जाए इस पे, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड काउंटिंग की बात की जाए 104, ठीक। चलिए खैर, स्टैंडर्ड की अगर बात करें, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं, स्टैंडर्ड कीबोर्ड की अगर बात करें तो अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे और बात करते हैं। देखिए, अब इसमें कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ कीज के बारे में बात करते हैं। अब आपके जहन में आ रहा होगा क्लासिफिकेशन ऑफ कीज कौन कौन सी होंगी भाई, तो बहुत आसान है, आप लोग जानते हो, ऐसा नहीं कि आप लोग जानते नहीं हो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्लासिफिकेशन ऑफ कीज भी मैंने अगर इतनी लिख दी, इसका मतलब ये नहीं कि केवल इतनी है, और भी होती हैं, लेकिन हमारे पास एक लिमिट है तय करने के लिए, ठीक है। उससे ज्यादा फिर हमें जाना है तो फिर वो ज्यादा, फिर ऑब्वियस ही बात है, फिर चीजें भी आपकी बढ़ती चली जाएंगी इस तरह से, ठीक। तो हमें रिसर्च नहीं करनी है किसी भी चीज पे, ये समझिएगा इस चीज को। अच्छा फ्रेंड्स, अब आता है न्यूमेरिक की। देखिए, सबसे पहला क्या आया, न्यूमेरिक की। उसके बाद फ्रेंड्स क्या आता है, अल्फाबेट की। उसके बाद क्या आता है, अल्फाबेट की। उसके बाद क्या आता है, फंक्शन की। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड फंक्शन की। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड फंक्शन की। चौथी आपकी क्या होती है भाई, चौथी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट या बहुत अच्छी अगर हम लोग मान के चलें, जो जिसपे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं या क्वेरीज होती हैं, जैसे मॉडिफायर की। मॉडिफायर की। उसके बाद हम लोग कह सकते हैं टॉगल कीज। टॉगल कीज, टॉगल की, ठीक। अच्छा फ्रेंड्स, अब देखो एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, अब मैंने बताया ना कि ऐसे तो अगर हम लोग बात करते चले जाएं तो और भी कई और कीज निकल आएंगे, लेकिन वो इंपॉर्टेंट कीज जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, हम केवल उनके बारे में बात कर रहे हैं। चलो, तो भाई नेक्स्ट कौन सी आ गई, दैट इज योर स्पेशल कीज। अब देखो स्पेशल कीज में अब आपके जहन में दिमाग में चलने लगा होगा, अरे यार ये तो बहुत सी आ जाएंगी, इसके अंदर कीज बिल्कुल आ जाएंगी। अच्छा भाई, न्यूमेरिक कीज हमारी कितने से कितने तक होती है, 0 to 9, दैट इज योर न्यूमेरिक कीज।
अल्फाबेट कीज की अगर बात की जाए A to Z, दैट इज योर अल्फाबेट कीज। फंक्शन कीज की अगर बात करें तो वो हमारी होती है F1 से लेके F12 तक, ठीक है। मॉडिफायर कीज की अगर हम बात करें बच्चा लोग तो इसमें सर्टेन कुछ टर्म्स आते हैं। मॉडिफायर की का मतलब क्या होता है? मॉडिफायर की का मतलब बच्चा लोग यहां पर ये होता है कि जिसके साथ मिलके हम लोग वर्कआउट कर सकें। मतलब कहने का है कि सिंगल इस की का वजूद उतना अच्छा नहीं होगा और ना वो प्रॉपर वे में वर्क कर पाएगा, लेकिन अगर इसको किसी ना किसी कॉम्बिनेशन ऑफ की के साथ इस्तेमाल किया जाएगा तो वो ज्यादा बेहतर ढंग से वर्क कर पाएगा और ज्यादा अच्छे ढंग से वर्क कर पाएगा। तो इसमें कौन कौन सी कीज आपकी आती है भाई? इसमें आ जाती है ऑल्ट, कंट्रोल एंड शिफ्ट की, ठीक है। ऑल्ट, कंट्रोल एंड शिफ्ट की। टॉगल कीज की अगर बात की जाए बच्चा लोग तो टॉगल की आपकी वो कीज होती हैं जो कि स्पेसिफिक जस्ट अपोजिट, मतलब कहने का है अगर स्विच ऑन किया तो वर्क करना शुरू, जैसे कैप्स लॉक, जैसे नम लॉक, जैसे स्क्रॉल लॉक, ठीक है। कैप्स लॉक, नम लॉक एंड स्क्रॉल लॉक। उसके बाद आपकी कुछ सर्टेन स्पेशल कीज आती हैं। स्पेशल कीज हमारी कौन कौन सी होती हैं? अब जैसे इसमें जो बचे हुए हैं जो हम लोग मान सकते हैं, तो भाई उसको एंटर की को हम लोग मान लेंगे इसके अंदर, ठीक है। एस्केप को हम लोग मान लेंगे इसके अंदर, ठीक। क्या कहते हैं, और भी सर्टेन कीज को हम लोग इसके अंदर मान सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। एक्सेट्रा एक्सेट्रा और भी कई कीज होती हैं जिसपे हम लोग बात कर सकते हैं इस पे, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट कीज होती हैं जिनसे रिलेटेड कई बार क्वेरीज होती हैं और हम उसको गड़बड़ कर देते हैं। अब एक बात समझना, स्पेशल कीज से रिलेटेड नॉर्मली क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो हम उसके बारे में इतना स्पेसिफिक करके डिस्कशन करते भी नहीं है। अब भाई ऑल्ट आप खुद देखेंगे, ऑल्ट या कंट्रोल इनका इस्तेमाल सिंगल बहुत कम होता है और ये सिंगल यूज भी कम ही होते हैं, ना के बराबर होते हैं। ऑल्ट प्लस F4, कंट्रोल प्लस C, शिफ्ट प्लस F3। अब आपके जहन में आ रहा होगा भैया इन सब की शॉर्टकट की तो लिख दी सर ने, इनका मतलब क्या है? इनका मतलब तो समझ में आए पहले हमें, तो बिल्कुल मैं इसका मतलब समझाता हूं आप सभी लोगों को। ऑल्ट प्लस F4 की अगर बात की जाए तो सर्टेन किसी भी एप्लीकेशन को क्लोज करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल प्लस C की अगर बात करें तो कॉपी करने के लिए। शिफ्ट प्लस F3 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा मजेदार भी है। क्यों? क्योंकि ये शायद कुछ लोग पहली बार सुन रहे हो। शिफ्ट प्लस F3 आपका इस्तेमाल किया जाता है किसी भी अपर केस को लोअर केस में और लोअर केस को अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए इन MS वर्ड स्पेसिफिक, ठीक है। MS वर्ड में, MS वर्ड में शिफ्ट प्लस F3 आप लोग ऐसे कर सकते हो कि आप किसी भी केस को चेंज कर सकते हो। अब आपको सेंटेंस केस करना हो या लोअर केस करना हो या अपर केस करना हो तो उसको आप वाइसे वर्सा कर सकते हो शिफ्ट प्लस F3 के थ्रू। अब जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि लोअर केस और अपर केस क्या चीज होती है, मैं समझा दूं। लोअर केस का मतलब होता है स्मॉल लेटर और अपर केस का मतलब होता है बच्चा लोग कैपिटल लेटर, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। फंक्शन कीज की अगर बात की जाए, ये तो मैंने आप लोगों को बताया मॉडिफायर कीज के बारे में। अच्छा, टॉगल कीज कौन सी होती हैं? भैया स्विच ऑन किया काम करना शुरू, स्विच ऑफ किया काम करना बंद। कैप्स लॉक केवल और केवल अपर केस या लोअर केस में करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला टॉगल की है, ठीक है। कैप्स लॉक लोअर या अपर केस में किया जाने वाला क्या है? टॉगल की अगर बात की जाए आपका एक तरह का बोल सकते हैं लोअर केस या अपर केस में किया जाने वाला, मतलब एक तरह से की है। मतलब अगर आप चाहते हैं कि लोअर केस में केवल लिखें तो कैप्स लॉक को ऑफ कर दीजिए, आप चाहते हो अपर केस में ही केवल लिखें तो कैप्स लॉक को ऑन कर दीजिए। नम लॉक का बेसिकली काम होता है, आप लोग अगर देखें तो भाई इस की में ये जो एरिया होता है, ये जो एरिया होता है, ठीक है, आप लोग देख भी पा रहे होंगे नम लॉक यहां पर होता है। इस नम लॉक को आप जैसे ही ऑन कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी ये कीज वर्क करना शुरू कर देंगे, लेकिन अगर आप नम लॉक ऑफ रखोगे तो ये कीज आपकी वर्क नहीं कर पाती हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आता है देखिए स्क्रॉल लॉक, ठीक है। फ्रेंड्स एक बात समझिएगा, ये जो स्क्रॉल लॉक होता है ये भी बहुत स्पेसिफिक होता है। आप लोगों ने सुना होगा कि भाई अगर कोई पेज होता है तो उस पेज में आपके सामने दो तरह के बार्स होते हैं, एक वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है आपका और एक आपका होता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। पहला आपका होता है वर्टिकल स्क्रॉल बार और एक आपका होता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होता है, ठीक है। तो ये जो वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होता है, इन दोनों को अगर आप जैम करना चाहते हो, जैम करने का मतलब ये है कि आप इस तरह से कुछ कंडीशन बनाना चाहते हो कि इनको ब्लॉक कर दो आप जहां पर भी है ये, ठीक है। जैसे मैं एक्सेल का एक एग्जांपल ले लूं, अगर आपने एक्सेल में क्या कर दिया है
यहां पर अपना कर्सर रखा हुआ है, इस सेल पे आपने अपना कर्सर रखा हुआ है, ठीक है, मान लेते हैं इस सेल पे आपने अपना कर्सर रखा हुआ है। एक मिनट मैं जरा कलर चेंज कर लूं तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। इस सेल पे आपने अपना कर्सर रखा हुआ है। तो जब आपने इस सेल पे अपना कर्सर रखा हुआ है बच्चा लोग, और जब हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, अगर हम लोग इसकी बात करें, तो जैसे ही आप यहां पर स्क्रॉल लॉक प्रेस कर देंगे, ये ऑटोमेटिकली ना तो ऊपर जा पाएगा, ना नीचे जा पाएगा, ना दाएं जा पाएगा, ना ही बाएं जा पाएगा। ये स्क्रॉल लॉक का बेसिक काम। ये तो मैंने आपको एक एप्लीकेशन में बताया, ये तो मैंने केवल आपको किसमें बताया, MS एक्सेल में बताया है, ठीक है। ये एक मैंने सर्टेन एक एप्लीकेशन में बताया, और भी अलग अलग इसके कई यूसेज होते हैं, ठीक है। और फिर अगर हम लोग बात करें भाई F1 की, अगर हम लोग बात करें, या F12 की अगर हम लोग बात करना स्टार्ट करें, तो भैया ये जितनी भी आपको क्या कहते हैं कीज, फंक्शन कीज दिख रही हैं, हर एक का अपना एक यूनिक वर्क होता है। कुछ एप्लीकेशंस के आधार पे अलग अलग यूनिक वर्क भी होता है, और कुछ OSs के हिसाब से सेम वर्क भी इनका होता है। जैसे F1 की अगर मैं बात करूं, तो F1 आपका अगर हम लोग बात करें तो भाई F1 कई अलग अलग पार्ट पे हमारा इस्तेमाल किया जाता है। या F2 की अगर बात करें, जैसे F2 आपका रिनेम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। F3 आपका सर्च के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। तो इस तरह से कई, मतलब F1 से लेके F12 तक हर एक का वर्क अलग अलग यूनिक होता है। ये आप लोग को इस सेशन के एंड तक, मतलब ये भी देखने को पूरा मिल जाएगा कौन किसका वर्क कौन सा होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये है आपके सामने कीबोर्ड का पूरा डिस्क्रिप्शन। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग समय ना बर्बाद करते हुए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जो कि आपकी है पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस, एंड दैट इज माउस। जैसा मैंने आप लोग को पहले भी बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, और इसमें मुझे कोई बहुत ज्यादा आप लोगों से बातचीत नहीं करनी है, ठीक है। इतना समझिएगा। पहली बात समझ लीजिएगा, अगर लोग माउस के बारे में बात करें, तो माउस को हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाइड करते हैं। फ्रेंड्स, पहली बात तो समझ लीजिए, यहां पर क्लासिफिकेशन कभी भी वायरलेस और वायर्ड के बिहाफ पे नहीं किया जाता, पहली चीज, ठीक है। वायरलेस और वायर्ड के बिहाफ पे नहीं किया जाता। माउस में कभी भी कोई क्लासिफिकेशन वायरलेस और वायर्ड के बिहाफ पे नहीं होता। यहां पर अगर हम लोग बात करें, तो माउस का बेसिक जो क्लासिफिकेशन होता है, वो बेसिक 3 तरह का क्लासिफिकेशन होता है। फ्रेंड्स, एक मिनट में जरा चेंज कर लूं कलर को। हाँ भाई, तो सबसे पहला क्या होता है आपका, पहला आपका होता है ऑप्टिकल माउस, ठीक। फिर आपका आता है मैकेनिकल माउस, फिर आपका आता है ऑप्टोमैकेनिकल माउस, ऑप्टोमैकेनिकल माउस। पहला होता है ऑप्टिकल माउस, फिर आपका होता है मैकेनिकल माउस, फिर आपका होता है ऑप्टोमैकेनिकल माउस, ठीक। तो फ्रेंड्स देखिए, एक बात ये समझिएगा, इन सब की अगर हम लोग बात करें, तो चाहे ऑप्टिकल माउस की बात की जाए, चाहे मैकेनिकल माउस की बात की जाए, चाहे ऑप्टोमैकेनिकल माउस की बात की जाए, इन सब का एक दायरा बना है, ठीक है। अब जैसे अगर हम लोग ऑप्टिकल माउस की अगर बात करें, तो ऑप्टिकल माउस आज के टाइम पे जितने भी माउस, जैसे ये माउस अगर आप इस्तेमाल करते हो, तो भैया ये आपका ऑप्टिकल माउस ही है, ठीक है। ये हमारा ऑप्टिकल माउस है। आपको याद होगा पहले के टाइम पे एक बॉल टाइप की लगी रहती थी माउस में नीचे की तरफ, ठीक है। तो उस टाइम पे जो माउस इस्तेमाल होता था, वो हमारा होता था मैकेनिकल माउस, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल माउस। वो हमारा मैकेनिकल माउस होता था। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, बट ऑब्वियस इन बात है भाई, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा बना क्या, ऑप्टोमैकेनिकल माउस। ऑप्टोमैकेनिकल माउस यानी ऑप्टिकल भी रहेगा, मैकेनिकल भी रहेगा, दोनों को मर्ज कर दोगे, आपका बन जाएगा ऑप्टोमैकेनिकल माउस। यानी ऑप्टिकल तो खैर उसका वर्किंग रहेगी, मैकेनिकल की भी वर्किंग रहेगी, दोनों को जब हम आपस में मर्ज कर देंगे, तो ये आपका बन जाएगा ऑप्टोमैकेनिकल माउस। फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको पहले भी क्लियर किया था, और अब मैं आगे आपको फिर क्लियर कर रहा हूं, माउस में इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। बस इतना समझिएगा कि ये एक तरह की स्टैंडर्ड पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस होती है। अब हम लोग कुछ और सर्टेन पॉइंटिंग इनपुट डिवाइसेस के बारे में बात कर लेते हैं भाई, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, तो ये तो मैंने एक बहुत कॉमन सी चीज आप लोग को बताई है, ठीक है। और मैंने ये चीज शुरुआत में डिस्क्राइब कर दी थी कि भैया GUI इंटरफेस पे ये आपका वर्कआउट करता है, दैट विल बी वर्कड ऑन GUI इंटरफेस। अच्छा फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। अब भाई आता है आपके सामने स्टाइलिश। अब बहुत ज्यादा मैं डिस्क्राइब करने की मुझे जरूरत नहीं है, कॉमन सी चीज है,
पॉइंटिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप लोग किसी कागज पे कलम के द्वारा लिखते हो, बिल्कुल उसी तरह से किसी भी पेन टैब पे या किसी भी तरह के टैबलेट पे आप पॉइंटिंग करने के लिए या राइट करने के लिए या मिटाने के लिए, मतलब मिटाना मतलब इरेज करने के लिए आप इन सब मतलब स्टाइलश का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि आप ये साइज देख पा रहे हो, इस तरह की कुछ होता है, इस तरह कुछ होता है, और मेरे हाथ में भी कुछ इसी तरह का है। जो मैं ये सर्कल बनाया हूं ये मैंने स्टाइलस से ही बनाया है। मेरे पास भी एक पेन टैब है, ठीक है, उसी तरह से जिस तरह से मेरे पास भी एक पेन टैब है, उसमें एक स्टाइलस लगा हुआ है, उसी स्टाइलस के थ्रू मैं कोई भी चीज इस पेन टैब पे लिख पा रहा हूं। तो भाई ये भी एक तरह की पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस होती है। हां, इसमें एक चीज मैं आप लोग को जरूर बताना चाहूंगा, जो स्टाइलिश है आपका, जिसकी स्टाइलिश की हम लोग बात कर रहे हैं, ये वायरलेस होता है और इसी तरह से आपका वर्क करता है। जो पहले के टाइम पे हम लोग इस्तेमाल किया करते थे लाइट पेन, ये आपका वर्कआउट करता है। और लाइट पेन जो आपका होता है ये बिल्कुल माउस की तरह पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस ही होता है, और जो भी आप लोग वर्क करते हो वो पॉइंट कर करके ही इस पे वर्क किया जाता है। इसके थ्रू हम लोग राइट भी कर सकते थे, लेकिन ये उतना क्लियरली नहीं आता था, ठीक है। दैट्स वाई हम लोगों को कुछ और पेन्स की भी जरूरत पड़ी। हम लोगों ने कुछ और पेन्स पे भी वर्क करना स्टार्ट किया, और उसमें जो पेन हमारे सामने आया दैट इज योर स्टाइलिश। वो आपका कहलाता है क्या? स्टाइलिश होता है। दैट इज योर स्टाइलिश। तो भाई स्टाइलिश क्या होता है? एक तरह का राइटिंग टूल है जिसका बेसिक जो काम होता है वो मैंने आप लोगों के सामने रखा। दैट इज योर पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस, दैट इज कॉल्ड स्टाइलिश। और स्टाइलिश और लाइट पेन में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो डिफरेंस यही है कि भैया ये जो होता है ये बेसिकली वायर्ड होता है, वायर्ड, ठीक है। और जो हमारा स्टाइलिश होता है वो हमारा वायरलेस होता है। ये बेसिकली हमारा क्या होता है? वायरलेस होता है, ठीक है। तो स्टाइलिश और लाइट पेन के बीच में यही सबसे बड़ा डिफरेंस है, लेकिन है दोनों की दोनों हमारी क्या? पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस, ठीक है। दोनों की दोनों हमारी पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। अच्छा फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आता है आपके सामने जॉयस्टिक। फ्रेंड्स देखिए, एक बात समझिएगा, जॉयस्टिक की अगर हम लोग बात करें तो जॉयस्टिक हमारा कई ऑर्डर पे वर्कआउट करता है, ठीक है। ये केवल और केवल एक जगह पे हम बात करें, हालांकि अगर इसको बोला जाए तो इसका टर्म जो हम लोग डिस्क्राइब करें तो जॉयस्टिक को हम लोग केवल एक ही सेक्शन के लिए या फिर एक ही टर्मिनोलॉजी के लिए इस्तेमाल करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड गेमिंग सेक्टर, ठीक है। गेमिंग सेक्शन में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये जो गेमिंग सेक्शन में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भैया काम तो वही है। काम किस चीज का है? काम पॉइंटिंग का, ठीक है। पॉइंटिंग डिवाइस का ही काम करता है ये भी। बस एक तरह से कह सकते हैं कि गेमिंग सेक्शन के लिए हमने एक अलग से पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस बना रखा है, बस वही हमारा कहलाता है क्या? जॉयस्टिक, दैट इज कॉल्ड जॉयस्टिक। इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग कई अलग अलग पैटर्न पे वर्क करते हैं, वो एक अलग चीज है, उससे इतना मतलब नहीं है। मतलब केवल है पॉइंटिंग इनपुट डिवाइसेस से गेमिंग सेक्टर में। जैसे कई बार क्वेश्चन ये आता है गेमिंग सेक्टर में किस तरह के पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल होता है, तो भैया आंसर आपके सामने है, दैट इज योर जॉयस्टिक। वो आपका होता है क्या? जॉयस्टिक। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने भी आपको बताया, कुछ सर्टेन मैंने पॉइंटिंग इनपुट डिवाइसेस बताए, माउस, स्टाइलिश, जॉयस्टिक एंड लाइट पेन। अब आगे और बढ़ते हैं भाई। अब आता है ट्रैक बॉल। फ्रेंड्स दोस्तों देखो, ट्रैक बॉल आप लोग देख रहे होंगे, ये भी पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है और काफी हद तक ये सिमिलर होता है माउस के, काफी हद तक ये सिमिलर होता है माउस के। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें जितने भी आप ट्रैक बॉल देखोगे उन सब में आपको एक तरह का बॉल लगा हुआ मिलेगा, ठीक है। हालांकि जो बॉल माउसेस में नीचे की तरफ लगा करता था मैकेनिकल माउस में, वो ऊपर की तरफ लगाया गया, लेकिन इसकी एक वजह है। ये माउस इसलिए होता है ताकि ये और बेहतर ढंग से किसी भी ग्राफिकल सॉफ्टवेयर पे वर्क कर सके। ग्राफिकल सॉफ्टवेयर का मतलब मैं यहां पे समझाऊं, जैसे अगर मान लो कोई पर्सन चाहता है कि वो 3D पे वर्क करना चाहता है, थर्ड डायमेंशन पे वर्क करना चाहता है, तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस, सबसे बेहतर पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस आपका यही है, दैट इज योर ट्रैक बॉल। इसके बारे में मैं एक चीज आपको और बताना चाहता हूं, वो भी सुन लीजिए आप सब लोग, कि भाई इसमें पॉइंटिंग इनपुट डिवाइसेस की अगर बात करें तो इसका इस्तेमाल, मतलब ट्रैक बॉल की अगर बात करें तो इसका इस्तेमाल, जैसे आप लोग देख पा रहे हो कि भाई इसका स्ट्रक्चर माउस की तरह, मतलब माउस से काफी मिलता जुलता है, लेकिन इसके अंदर भी एक तरह की बॉल लगी हुई है, वो बेसिकली आपकी 360 डिग्री रोटेट होती है। उसकी वजह से आप किसी भी तरह के डायमेंशन पे इस पे वर्क कर सकते हो, और स्पेशली इसको बनाया ही इसी वजह से गया है। अब इसमें मैं एक चीज आपको और बता दूं, इसका इस्तेमाल बेसिकली कैड और कैम फील्ड्स में किया जाता है। कैड का मतलब होता है
कंप्यूटर एडेड डिजाइन, और दूसरा होता है कैम फील्ड कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरर। ठीक है, कैड एंड कैम फील्ड्स। ठीक है, कैड और कैम फील्ड्स में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। दैट इज योर ट्रैक बॉल, दैट इज कॉल्ड ट्रैक बॉल कंप्यूटर एडेड डिजाइन। और कैम जो होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरर, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरर, दैट इज कॉल्ड ट्रैक बॉल। मैंने जैसे आप लोग को अभी बताया ही था। ठीक, तो भाई अब आगे बढ़ते हैं। ट्रैक बॉल के आगे जो पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, ओफो, चलिए भाई अब इसके बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा मुंह से ऐसा निकल गया कि आप लोगों को लग रहा होगा क्या निकला है। वो असल में बात यह है कि ये एक ऐसी डिवाइस है कि शायद इसके बारे में कोई पर्सन यहां पे ऐसा बैठा हो जिसको ना मालूम हो। सबको मालूम होगा कि भैया टच पैड का इस्तेमाल क्यों किया जाता, हर कोई जानता होगा यहां पे टच पैड का इस्तेमाल क्यों होता है। तो भाई ये जो टच पैड आपका होता है या जो ट्रैक पैड आपका होता है, ये बेसिकली एक तरह की पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस होती है, जिसका बेसिक काम ये होता है कि वो आपका बेसिकली जैसे आपका माउस वर्क करता है। माउस भाई, माउस के लिए आप लोग क्या करते हो, एक्सटर्नल यूज करते हो माउस का किसी भी इनपुट, मतलब किसी भी जगह पे इनपुट करने के लिए। उसी तरह से टच पैड आपका इनबिल्ट डिवाइस होती है, इनबिल्ट इनपुट पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस होती है, जो कि लैपटॉप में अवेलेबल होती है। काम बिल्कुल सिमिलर वही है, वही स्क्रॉलिंग का काम आपका होता है, मिनिमाइज करने का काम होता है। अगर हम लोग देखें तो भैया ये आपका लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक, मतलब जिस तरह से आप लोग के लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही इसमें भी ऑप्शंस आपके दे रखे होते हैं। ठीक है, तो ये आपका कहलाता है टच पैड, और ये बेसिकली आपका लैपटॉप कंप्यूटर्स में, अधिकतर नहीं नॉर्मली यही आपका लैपटॉप कंप्यूटर्स में ही पाया जाता है। एक चीज और, टच पैड को हम लोग ट्रैक पैड भी कहते हैं। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ट्रैक पैड पूछ लिया जाता है तो उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया ये किसकी बात हो रही है। तो इसीलिए इस पॉइंट को यहां पे प्रॉपर वे में लिख दिया गया है। अ टच पैड और ट्रैक पैड इज अ पॉइंटिंग डिवाइस फीचरिंग अ टैक्टिकल सेंसर। ठीक है, अब टेक्टाइल सेंसर। तो फ्रेंड्स जैसा मैं आप लोगों से अभी बात कर रहा था, तो ये आपकी क्या हो गई, एक तरह से टच पैड हो गया। एग्जैक्टली अगर हम लोग बात करें तो टच पैड का यही बेसिक काम होता है। जैसा माउस काम करता है बिल्कुल वैसे ही काम करता है, बस अंतर इतना है माउस को हमें एक्सटर्नली लगा के इस्तेमाल करना पड़ता है, एक्सटर्नली मतलब यूएसबी के थ्रू, और ये लैपटॉप में इनबिल्ट होता है। बाकी सारे फीचर माउस के इसके अंदर होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और बात करना शुरू करते हैं। टच पैड के बाद अब हमारे सामने जो आ रहा है वो हमारे सामने आ रहा है स्कैनर। अच्छा हाँ भाई, अब मैंने आप लोग को याद हो, मैंने आप लोग को एक पॉइंट बताया था भाई। देखो अब यहां पर हमारा एक जो स्ट्रक्चर था वो हमने कंप्लीट कर लिया। वो स्ट्रक्चर क्या था, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइसेस का। वो स्ट्रक्चर पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं कुछ स्कैनिंग डिवाइसेस के बारे में फ्रेंड्स। तो भाई बिल्कुल अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और इस पे बात करना शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसे हम लोग अभी तक डिस्कस कर रहे थे टच पैड के बारे में, तो ये हम लोगों ने डिस्कशन किया, और अब जो आगे हम लोग डिस्कशन करने जा रहे थे वो स्कैनर के पार्ट पे था, जो मैंने अभी डिस्कस किया आप लोगों से। तो भाई हम लोग स्कैनर के पार्ट पे बिल्कुल डिस्कशन करेंगे फ्रेंड्स। बस यहां पर मैं केवल और केवल एक पॉइंट आप लोग को बताना चाहूंगा स्कैनर के बारे में, और वो पॉइंट केवल इतना है कि भैया किसी भी, भाई एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हमें स्कैनर की जरूरत क्यों पड़ती है। भाई कोई भी हार्ड कॉपी होती है हमारे पास। अब यहां पर क्वेश्चन ये उठ रहा होगा, आपके जहन में आ रहा होगा कि भैया हार्ड कॉपी क्या चीज होती है। तो हार्ड कॉपी समझिएगा किसी भी तरह की कोई भी आप, यानी इन शॉर्ट में बोलते हैं प्रिंटेड कॉपी। अब वो प्रिंटेड कॉपी कोई किताब भी हो सकती है, कोई सादा कागज भी हो सकता है, मतलब यानी इन शॉर्ट में सादा तो नहीं होगा, सादा के कोई मतलब ही नहीं है। इन शॉर्ट में प्रिंटेड कॉपी होनी चाहिए, प्रिंटेड कॉपी या प्रिंटेड कागज हो, ठीक है। और सॉफ्ट कॉपी क्या चीज हो जाएगी आपकी, वही चीज जब आपको आपके कंप्यूटर सिस्टम में दिखाई दे, इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्ट कॉपी, इन द फॉर्म ऑफ, मतलब वो जो प्रिंटेड कॉपी है भाई, आपने उसको स्कैन किया, स्कैन करके आपके किस में दिखाई देने लगे, आपके सिस्टम में दिखाई देने लगे। तो सॉफ्ट कॉपी मैं एग्जाम्पल के तौर पे जैसे बात करूं, पीडीएफ के फॉर्मेट में हमें मिल जाता है।
इमेज यानी जेपीजी के फॉर्मेट में हमें मिल जाता है, इमेज के फॉर्मेट में हम लोग को ये मिल जाता है। यानी शॉर्ट में अगर बोला जाए तो कई अलग अलग चीजों पे हम लोग वर्कआउट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो भाई यहां पर होता क्या है स्कैनर में, मैं आप लोग को ये बता दूं कि भैया किसी भी हार्ड कॉपी को, मैं रिपीट कर रहा हूं, बहुत ध्यान सुनना, किसी भी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए, किसी भी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग जिस तरह की इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं दैट इज कॉल्ड, स्पेशली अगर हम लोग बोलें स्कैनर, वो हमारा कहलाता है क्या, स्कैनर। दैट इज कॉल्ड स्कैनर, वो हमारा स्कैनर होता है। यानी कि ये मैंने बहुत, देखो अब यहां पर जो ये डेफिनेशन लिखी है बच्चा लोग, ये गलत नहीं है, ठीक है। पहली चीज समझो, इसको मैंने थोड़ा और साधारण भाषा में, थोड़ा और बेहतर फॉर्मेट में आपको समझाने की कोशिश की है। जिसकी बात अगर मैं करूं तो मैं ये कह सकता हूं, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए जिस तरह की इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल होता है दैट इज कॉल्ड स्कैनर, वो आपका कहलाता है स्कैनर। स्कैनर कई अलग अलग टाइप के होते हैं। सबसे पहला आपका होता है हैंड हेल्ड स्कैनर, फिर आपका होता है फीड इन, और फिर आपका होता है फ्लैट बेड स्कैनर। फ्लैट बेड स्कैनर का तो एग्जाम्पल ये सामने बना हुआ है, ये आपका फ्लैट बेड का ही एग्जाम्पल। और नॉर्मली अगर आप देखोगे ना तो स्कैनर्स आपको इसी फॉर्मेट में मिलते हैं, सारे के सारे फ्लैट बेड स्कैनर ही होते हैं, सारे के सारे, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग आगे और बात करते हैं, लेकिन अब इस टॉपिक को, मतलब स्कैनर का जो टॉपिक है ये अब हम लोग हार्डवेयर 2.0 में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अब मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूं वो जो हम लोगों ने इस चैप्टर में डिस्कशन किया था, जैसे मैंने इस पैकेज में आप लोग के सामने डिस्क्राइब है कि हम लोग हर सेशन में, हर पार्ट पे आप लोगों से एमसीक्यू जरूर डिस्कस करेंगे। तो अब एमसीक्यू का पार्ट आप लोग के सामने आता है। हाँ, ये पॉसिबिलिटी जरूर हो सकती है कि वो एमसीक्यू जो मैंने पढ़ाया है केवल उससे रिलेटेड ना हो, अलग भी हो, लेकिन हार्डवेयर से रिलेटेड होगा, ये गारंटी है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और बात करना शुरू करते हैं। देखिए भाई, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमारे सामने आ गया। सबसे पहला क्वेश्चन है एसएमपीएस का पूर्ण रूप क्या होता है। हालांकि यहां पे बहुत से लोगों को आंसर पता होगा, मैं पहले तो इस चीज को बता दूं आप लोग को। एसएमपीएस का जो पूर्ण रूप होता है बच्चा लोग, वो पूर्ण रूप आपका होता है, यानी कि फुल फॉर्म आपका होता है स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है। हाँ जी, स्विच मोड पावर सप्लाई, बिल्कुल जी हाँ। अब यहां पर अगर हम लोग बात करें तो ये होता क्या है, इसका काम क्या होता है, एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कहने का मतलब है ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने के लिए ये हमारा सिस्टम यूनिट में लगा हुआ एक डिवाइस होता है, जो कि पावर जो होती है आपकी, जो अल्टरनेटिंग करंट होती है उसको डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला डिवाइस है। दैट इज योर स्विच मोड पावर सप्लाई। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं भाई इसी के साथ। हाँ भाई, अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है, डैश इज द हार्ट ऑफ द कंप्यूटर एंड दिस इज वेयर ऑल द कंप्यूटिंग इज डन। शायद मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन का आंसर किसी को ना पता हो, सभी को मालूम होगा कि भैया कंप्यूटर का हृदय कौन सा होता है। हाँ, इधर एक कंफ्यूजन लोगों के जहन में ये जरूर रहती है, यार ये तो हम लोग दिमाग की बात करते हैं यहाँ पे, ये सर यहाँ पे हृदय की बात कर रहे हैं, मतलब कि दिल की बात कर रहे हैं। तो भैया दिल दिमाग की अगर बात की जाए तो कंप्यूटर की अगर हम जब भी बात करते हैं तो नॉर्मली जो हमारा आंसर होता है वो हमारा आंसर होता है सीपीयू। जी हां बिल्कुल, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो हम लोग अगर बात करें तो इट इज द हार्ट ऑफ द कंप्यूटर। भाई सीपीयू क्या होता है, प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। इंटेल कोर i3, कोर i5, कोर i7, दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ प्रोसेसर्स। चलिए भाई नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारे सामने द कंप्यूटर दैट प्रोसेस बोथ एनालॉग एंड डिजिटल इज कॉल्ड फिल इन द ब्लैंक्स। फ्रेंड्स पहले तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं, ये पार्ट की अगर बात की जाए तो ये जो एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से हाइब्रिड की अगर बात की जाए तो कंप्यूटर बेसिकली अगर बोला जाए तो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। इसको हम लोग 2 अलग अलग क्राइटेरिया में डिवाइड करते हैं और फिर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब 2 क्राइटेरिया क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, ऑन द बेसिस ऑफ साइज। यहां जो मैं बात करने जा रहा हूं वो बात हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, जो कि यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसा कौन सा कंप्यूटर होता है जो एनालॉग और डिजिटल दोनों पे वर्क करता है। पहले तो समझ लो ऑन द बेसिस ऑफ वर्क के हिसाब से, चाहे एनालॉग की बात हो, डिजिटल और हाइब्रिड, यही 3 तरह के कंप्यूटर्स आपके होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वर्क के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क के आधार पे, ठीक है।
तो ये 3 तरह के बेसिक कंप्यूटर्स होते हैं हमारे, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स, जिसमें ये पूछा गया है कि भैया एनालॉग और डिजिटल दोनों वर्क हो पाए, तो वो आपका करता है कौन? हाइब्रिड कंप्यूटर। दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिड कंप्यूटर। वो आपका वर्क करता है हाइब्रिड कंप्यूटर के द्वारा। चले फ्रेंड्स, नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं भाई। अब हम लोग, अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने आया, होल्डिंग द माउस बटन डाउन व्हाइल मूविंग एन ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट इज नोन एज, फिल इन द ब्लैंक्स। किसी वस्तु या पार्ट को ले जाते समय माउस बटन को दबाए रखना फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में जाना जाता है। मतलब कि जब हम लोग एक टर्म में अगर आप लोगों से बोलूं तो ड्रैग एंड ड्रॉप करके एक वर्ड नहीं आता है, तो आप ड्रैग करते हो उस जगह पे, ठीक है। दैट्स वाई यहां पर जो आंसर है वो ड्रैगिंग है, क्योंकि ले जाते समय माउस बटन को दबाए रखना बोला गया है, छोड़ते समय नहीं। अगर छोड़ते समय होता तो वहां पर आंसर क्या हो जाता? ड्रॉपिंग हो जाता। तो यहां पर क्या होगा? ड्रैगिंग होगा, क्योंकि ड्रैग करके, ड्रैग मतलब क्या होता है? घसीटना। भाई कोई भी माउस बटन पे आप लोग कोई भी चीज लेके जाना चाहते हो तो आप पर्टिकुलरली उस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हो। जैसे अगर मान लिया कोई ऑब्जेक्ट है आपके सामने, उस पर आपने माउस बटन क्लिक किया, क्लिक करके अगर आप लेकर जाना चाहते हो तो उसको आप कैसे लेके जाते हो? ड्रैग करके तो लेके जाते हो, किसी और जगह में, किसी और ड्राइव में अगर लेके जाना चाहते हो तो दैट इज वाई। तो ओके फ्रेंड्स, अब ये जो 5वां क्वेश्चन है आप लोग का, ये आपका जो होता है वो होता है, अब क्वेश्चन जो दे रखा है वो क्वेश्चन ये दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? तो फ्रेंड्स देखिए, अब यहां पर एक बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर है, यहां पर वो आंसर आपका होगा यहां पर VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अब ये मैं खैर आगे आप लोग को समझाऊंगा कि आउटपुट डिवाइसेस की अगर बात की जाए तो जो मॉनिटर होता है उसी को हम लोग VDU यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहां पर जो आपका आंसर हो जाएगा दैट इज योर विजुअल डिस्प्ले यूनिट। और इसके बाद फिर अब देखो, ये जो कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आप लोगों से डिस्कशन किए, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि 5 क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए और इसके बारे में मैंने आप लोग को बताया कि भाई वीडियो हमारा होता है क्या, विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता क्या है, उसके बिहाफ पे हम लोग वर्कआउट करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस पे बात करना स्टार्ट करते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट पे ही बात करना शुरू करते हैं, ठीक। तो अब ये मैंने आप लोगों को बताया, ये बेसिकली मॉनिटर कहलाता है। विजुअल डिस्प्ले यूनिट की अगर बात की जाए, ये आपका मॉनिटर कहलाता है, ठीक है। और इसी के साथ आप लोग का कंप्लीट होता है ये पूरा सेशन, ठीक है फ्रेंड्स। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग को हार्डवेयर 1.0 समझ में आया होगा, ठीक है। और अब हम लोग नेक्स्ट सेशन की तरफ बढ़ेंगे जो हमारा होगा हार्डवेयर 2.0, और उसमें फिर मैं आगे और कंटिन्यू करके आप लोगों से बात करना शुरू करूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी के लिए फिलहाल थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फ्रेंड्स।